हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का जो है हम कंटिन्यू कर रहे थे अध्याय 5 जो है हमारा अधिकार। ठीक है, जो है राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक का जो है 5th चैप्टर है जो आपका और 4 चैप्टर जो है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट ने जो है वीडियोस नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आज जो है हमारा टॉपिक है अधिकार के बारे में जानेंगे कि अधिकार क्या होता है। ठीक, अधिकार के जो है विकास कैसे हुआ, इसका विकास के बारे में हम जानेंगे कि अधिकार का जो है विकास कैसे हुआ। ठीक, आप सभी को पता होगा, आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, और मैंने जो क्लास 11th की जो वीडियोस हैं मैंने आपको संविधान क्यों और कैसे में भी बताई कि हमारे अधिकार कितने होते हैं। ठीक है, 6 अधिकार हमें दिए हैं संविधान के द्वारा। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि अधिकार की परिभाषा क्या होती है, ये इसका अर्थ जान लेते हैं। अधिकार का अर्थ देखो, अधिकार जो है हमें नागरिकों को इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो व्यक्ति होता है अपना संपूर्ण विकास कर पाए। ठीक है, अधिकारों के माध्यम से ही जो हम अपने कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हम अधिकार ही नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, हम व्यवसाय कैसे कर पाएंगे, फिर हमें स्वतंत्रता का जब अधिकार ही नहीं मिलेगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाएंगे, फिर हम व्यापार भी नहीं कर पाएंगे अपना। तो इसी वजह से जो है हमें अधिकार दिए गए हैं। अधिकार किसी न किसी रूप में प्रत्येक काल में रहा है। ठीक है, अधिकार का जो काल है हमेशा जो है नागरिकों को दिया हुआ था, प्राचीन समय से चलता आ रहा है। ये समाज के विकास के साथ साथ अधिकार का स्वरूप भी बदलता रहा है। ठीक है, जैसे समाज जो है बदलता रहता है। ठीक है, जैसे पहले जो था रूढ़िवादी विचारधारा थी जिसमें बदलाव नहीं होता था, तो अब उदारवादी विचारधारा आई। ठीक है, जिससे महिलाओं को भी अधिक जो समानता मिली। ठीक है, तो इस वजह से जो है समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आता है उसी प्रकार से हमें अधिकार भी हमारे उसमें भी चेंजेस आते रहे हैं। जब से राज्य ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, अब देखो राज्य ने क्या करा, मान्यता दे दी कि हाँ भाई हमें नागरिकों को ये अधिकार हम दे देंगे। ठीक है, तब से अधिकारों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। ठीक है, जब से राज्य ने क्या करा, राज्य का मतलब यहाँ पर पूरे देश से है। ठीक है, ना कि एक स्टेट से लिया जाएगा। ठीक है, तो राज्य ने क्या करा, नागरिकों को अपने अधिकार जो है दे दिए, तो उनका महत्व क्या हो गया, बढ़ गया। अधिकारों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक अपने कार्य की पूर्ति करता है। जब हमें अधिकार हम दे देते हैं नागरिकों को, तो नागरिक जो होते हैं अपने अधिकारों के माध्यम से अपने कार्यों की जो पूर्ति है अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो अनेक विद्वानों ने अधिकारों की परिभाषा भिन्न भिन्न शब्दों में की। देखो विद्वान जो होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, इन्होंने अपने अधिकारों के बारे में बताया, उनकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि लास्की के अनुसार जो है अधिकार की इन्होंने क्या परिभाषा दी। अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियाँ होती है जिनकी अनुपस्थिति में साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। देखो इन्होंने बोला लास्की ने कि अधिकार तभी इम्पॉर्टेंट है, अधिकार जो होते हैं हमारे इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें पूर्ण विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अधिकारों के माध्यम से जो है व्यक्ति अपना कार्य जो है ठीक ढंग से नहीं कर सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दावा शब्द का अर्थ। दावा शब्द क्या होता है, जो हमें हमारी जो चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की जो है हमें चाहिए होती है, नीड होती है एक व्यक्ति की, रोटी कपड़ा मकान, आप सभी को पता ही होगा। जब हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता तो हमें हमारा जीवन यापन जो है हम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप सभी को पता है कि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी है। उसे जीवित रहने के लिए वह सभी वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए। उसे वही सारी वस्तुएं चाहिए होती है जो उसे जीवित रहने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देती है। ठीक है, एक मनुष्य को जो है उसकी प्रत्यक्ष वस्तुएं और अप्रत्यक्ष वस्तु उसके जीवन में होनी ज़रूरी। अब प्रत्यक्ष वस्तु कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा, मकान आदि। वो कौन सी आती है? प्रत्यक्ष वस्तुएं जिनके सेवन द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। अब रोटी, कपड़ा, मकान जो है मनुष्य की नीड है। हर किसी को रोटी, कपड़ा, मकान जो है उसको चाहिए होता है। ठीक है, जीवन यापन के लिए। तो ये जो सारी उसकी प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, अब व्यवसाय, शिक्षा, धन आदि वे माध्यम है जिनके द्वारा हम जीवन यापन के लिए प्रत्येक साधनों को जुटा सकते हैं। अब देखो, व्यवसाय जो हम बिजनेस ही नहीं करेंगे, कुछ काम धंधा ही नहीं करेंगे तो हमें रोटी, कपड़ा, मकान ऐसे थोड़ी नहीं मिल जाएगा। हम मेहनत करेंगे, ठीक है, पैसा कमाएंगे, तभी हमें अधिकार जो है प्रत्येक साधन जो है मिल पाएंगे। शिक्षा जब हमारे पास होगी, जब कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा तभी तो वो कोई जॉब वगैरह करेगा। ठीक है, ताकि वो धन आएगा जिससे वह रोटी खरीदेगा, कपड़ा खरीदेगा, मकान लेगा अपने लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो गई प्रत्यक्ष चीज़ें। इस प्रकार से व्यवसाय, शिक्षा आदि जीवित रहने के लिए अप्रत्यक्ष साधन बन जाते हैं। अब जीवित रहने के लिए जो है अप्रत्यक्ष साधन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष साधन मैंने बताया व्यवसाय, शिक्षा और धन। इन जीवन यापन के साधनों को प्राप्त करने के लिए जो है मांग को ही दावा कहते हैं। हम जब इन चीज़ों की मांग करेंगे तो वही हमारा दावा होगा। ठीक है, अधिकार क्यों आवश्यक है? हमारे अधिकार जो हैं क्यों आवश्यक है? अधिकार क्यों आवश्यक है? फर्स्ट पॉइंट है इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, ठीक है, और उसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए हमें अधिकारों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट है इसमें लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। देखो, आप सभी को पता है कि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो वहाँ पर हम जो सरकार को खुद चुनते हैं, स्वयं चुनते हैं। ठीक है, जनता चुनती है। अब सरकार जब अपने गलत निर्णय लेगी, गलत नीतियाँ बनाएंगी तो जनता क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, जैसे कृषि कानून था, फॉर एग्जांपल कृषि कानून आया तो वो जो है किसान उनसे नापसंद करने लगे, तो इस वजह से उसे हटा दिया गया। ठीक है, वो बिल ही नहीं बन पाया। तो इस तरह से जो है हमें अधिकार दिए गए हैं ताकि हमारी जो सरकार है तानाशाही प्रवृत्ति की ना हो, और अधिकार के माध्यम से ही हम सरकार को अपना बदलते हैं। जैसे 5 वर्षों में जो है हम अपनी सरकार को बदल देते हैं। जो अच्छा काम करता है हम उसे बार बार वही वोट देंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें हम व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए। व्यक्ति की प्रतिभा, उसकी स्किल्स और उसकी कैपेसिटीज़ को जो है बढ़ाने के लिए जो हमें अधिकार की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है इसमें व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए। व्यक्ति का विकास जो होता है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास तभी होता है जब उसे 3 चीज़ें मिल जाती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, जब उसे 3 चीज़ें मिल जाएंगी तो उसका संपूर्ण विकास जो है हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें अधिकार रहित व्यक्ति बंद पिंजरे में पक्षी के समान है। अधिकार नहीं होगा व्यक्ति के पास तो वह बंद पिंजरे के समान ही माना जाएगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिकार कहाँ से आते हैं और अधिकारों की उत्पत्ति। ठीक है, अधिकार कैसे हुआ, ठीक है, वह हम जानेंगे। फर्स्ट है इसमें अधिकारों की उत्पत्ति 17वीं और 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। अधिकार की जो शुरुआत हुई थी वो 17वीं और 18वीं सदी में शुरुआत हुई थी। राजनीतिक सिद्धांतकारों का तर्क था, राजनीतिक सिद्धांत जो विद्वान थे उन्होंने बोला कि अधिकार प्रकृति व ईश्वर की देन है। विद्वानों ने कहा कि अधिकार जो हमें दिए हुए हैं ना, वो ईश्वर की देन है, भगवान की देन है, जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं
वही हमारे अधिकार कहलाते हैं। इसमें ए पॉइंट है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। देखो प्राकृतिक अधिकार कौन से होते हैं? जीवन का अधिकार, हमें जीने का अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। संपत्ति का अधिकार, जो हमारी संपत्ति है खुद की, उस पर जो है हमारा अधिकार हमें मिला हुआ है। प्राकृतिक अधिकार ये समझो कि हमें भगवान की जो देन से मिला हुआ जो है प्राकृतिक अधिकार है। दूसरा पॉइंट है इसमें आधुनिक युग में जैसे वर्तमान समय जो चल रहा है, तो हम अब जो इंसान पैदा हो गया तो हम उसे प्राकृतिक अधिकार दे देंगे, संपत्ति का अधिकार दे देंगे। ऐसे जब जो है वो गलत काम करेगा तो उसे संपत्ति कैसे मिल जाएगी? ठीक है, तो प्राकृतिक अधिकार अस्वीकार्य है। प्राकृतिक अधिकार जो है वर्तमान समय में जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं लोग। इसमें मानव अधिकार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण। मानव के जो अधिकार होते हैं समाज के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिकारों के प्रकार। अधिकारों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होता है। पहला होता है हमारा प्राकृतिक अधिकार, दूसरा नैतिक अधिकार और तीसरा कानूनी अधिकार। आप सभी ने पढ़ा होगा ये छोटी क्लासेस में वैसे। अब देख लेते हैं प्राकृतिक अधिकार क्या होता है। वह अधिकार ये शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होती हैं। अब इन्होंने बोला कि प्राकृतिक अधिकार भाई ये है कि मनुष्य जब पैदा हो जाता है तो उसे प्राकृतिक अधिकार हम दे देते हैं। यह अधिकार हमें प्रकृति देती है। प्रकृति मतलब ईश्वर, ठीक है, जिसे कोई अन्य व्यक्ति छीन नहीं सकता। कोई दूसरा व्यक्ति जो है प्राकृतिक अधिकारों के आपके छीन नहीं सकता, उसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक अधिकार कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जीवन जीने के लिए हमें स्वतंत्र जो है अधिकारों की ज़रूरत होती है। स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, हमें संपत्ति का अधिकार चाहिए। तो ये जो है हमारा प्राकृतिक अधिकार है। नेक्स्ट है इसमें अब दूसरा नैतिक अधिकार। अब नैतिक अधिकार जो है मैं बताऊं आपको कि भावनाओं से जुड़े जो अधिकार होते हैं, एक व्यक्ति की भावनाओं से जो जुड़े अधिकार होते हैं उसे हम नैतिक अधिकार कहते हैं। जो व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े हैं, व्यक्ति की जो नैतिक भावनाएं होती हैं। नैतिक भावनाओं का मतलब है जैसे कि हम माता पिता की सेवा करना हो जाता है हमारा, ठीक है, शिष्ट व्यवहार करना, तो ये हमारे नैतिक व्यवहार हैं, ये नैतिक कर्तव्य बन जाते हैं। ठीक है, अब जो माता पिता होते हैं हमें उन्होंने जो है जन्म दिया होता है तो हम उसकी सेवा करेंगे उन्हों की, ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या होंगे? नैतिक अधिकार होंगे। तीसरा है इसमें हम कानूनी अधिकार जो होते हैं हमें राज्य के माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, अब राज्य कौन कौन से अधिकार हमें देता है? जैसे कि समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का देता है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो ये सारे अधिकार जो है हमारे कानूनी अधिकार हो जाते हैं जिन्हें राज्य ने कानूनी मान्यता दी है। जैसे कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, सभी को समान माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिकार और शक्तिशाली कैसे हो। इन्होंने बोला कि अधिकार हम और कैसे शक्तिशाली अधिकारों को कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें आ जाता है संविधान लिखित हो। संविधान जो है हमारा भारत का लिखा हुआ है, लिखित रूप से है, ठीक है, तो संविधान जो है हमारे लिखा हुआ है और इसमें अधिकार के बारे में भी लोगों को बताया है। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों की संरक्षक। ठीक है, न्यायपालिका जो होती है हमारी स्वतंत्रता के जो है नागरिकों को जितने अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा करती है। तीसरा इसमें संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन। अब हमारे देश में जो है केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें चलती हैं, ठीक है, तो उन दोनों की शक्तियों में विभाजन कर रखा है संविधान के द्वारा। चौथा पॉइंट है इसमें स्वतंत्र प्रेस। मीडिया जो होती है हमारी स्वतंत्र होगी। अब जिन व्यक्तियों के जैसे अधिकारों का हनन होता है तो मीडिया क्या करती है, टीवी पर उसे ला देती है, तो पूरे देश को पता चल जाता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति के जो अधिकारों का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। ठीक है,
5वां आता है जनता की जागरूकता। जनता जो है पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तभी अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को समझ सकती है, तभी इनके अधिकार और ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। शक्तिशाली कैसे होंगे? जब हमें अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं पता होगा तो भाई हम कैसे किसी का विरोध कर सकते हैं, ठीक है। 6ठा पॉइंट आ जाता है, राज्य का नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं। राज्य का जो कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए एक नागरिकों में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर्तव्य के प्रकार। कर्तव्य के 2 प्रकार हैं इसमें। पहला जो है आपका नैतिक कर्तव्य है, दूसरा है आपका कानूनी कर्तव्य। अब नैतिक कर्तव्य और नैतिक अधिकार मैंने आपको बताया कि जो नैतिक अधिकार होते हैं हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें हम माता पिता की सेवा करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होंगे? नैतिक कर्तव्य हो जाते हैं। कानूनी कर्तव्य जो हमें सरकार के द्वारा दिया हुआ होता है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य। अपने आसपास की जगह को हमें साफ सुथरा रखना है, ठीक है। इसमें दूसरा है बच्चों को उचित शिक्षा देना होता है। माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता और अपने बुजुर्गों की सेवा करना होता है। तो ये हमारे क्या होंगे? नैतिक कर्तव्य कहलाएंगे। अब कानूनी कर्तव्य में पहला पॉइंट है संविधान का सम्मान करना। संविधान में जो लिखा हुआ है नागरिकों को उसे मानना चाहिए, ठीक है। दूसरा है नियमित रूप से कर देना, टैक्स जो है हमें समय से देना है। तीसरा है देश की रक्षा करना है, देश से प्यार करना है, देश से प्रेम करना है अपने। दूसरा पॉइंट है इसमें सामाजिक नियमों का पालन करना। समाज जो नियम बना देती है तो उसका पालन करना है। इसमें आ जाता है कानूनी अधिकार कर्तव्य में राष्ट्र संपत्ति की सुरक्षा। राष्ट्र की जो संपत्ति होती है, ठीक है, राष्ट्र की संपत्ति जैसे कि हमारा रेड फोर्ट हो गया, इंडिया गेट हो गया, तो ये राष्ट्र संपत्ति है हमारी, तो इसे हमें संपत्ति को बचा कर रखना है, सुरक्षित रखना है। लास्ट है इसमें परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। जो घर की जो आवश्यकताएं होती है, परिवार के जितनी भी नीड्स होती हैं उसको पूरा करना होता है नैतिक कर्तव्य में। इसमें लास्ट पॉइंट है कानूनी व्यवस्था बनाए रखना। कानून की जितनी भी व्यवस्था है उसको हमें ठीक ढंग से बनाए रखना है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। देखो सार्वभौम घोषणा, देखो मानव अधिकार को जो है बहुत सारे अधिकार जो है हमें दे रखे हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा अपने अधिकारों के बारे में। मानव अधिकार का अर्थ क्या है? मानव अधिकारों के अंतर्गत वे स्वतंत्रताएं और अधिकार शामिल हैं। मानव के जो है उसको स्वतंत्रता और अधिकार शामिल है जो कि सभी व्यक्तियों को मिलने चाहिए। इन्होंने बोला कि जो मानव के है ना सभी अधिकार जो हैं मिलने चाहिए। वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, मजहब के नाम पे जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और सभी को पूर्ण रूप से जो है अपने अधिकार देने चाहिए। अब इसमें लास्ट पॉइंट है 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई। आपको जो है एग्ज़ाम में आ जाता है 1 मार्क्स में कि मानव अधिकार की सार्वभौम जो घोषणा है वो कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 में। तो ये था हमारे मानव अधिकार, ठीक है। ये जो था हमारा अधिकार चैप्टर था। आप आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।